तो आइए आज के सेशन को चालू करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। सो आज का पूरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है। आपको लगे हिंदी में बनाना चाहिए तो बता दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन इंग्लिश भी नहीं है जो आपको समझने में तकलीफ होगी, लेकिन मानता हूं आपको आंसर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी आपको पीपीटी बना करके मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पार्ट 5 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5, जिसमें आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 78 तक, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 78 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में चर्चा की गई है। उसमें से आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 तक में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की चर्चा हो रही है। तो भारत के राष्ट्रपति यानी कि संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 और भाग 5 में इनका वर्णन है। तो भारत के राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। और सबसे पहली बात, ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी कभी तो बताया था, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा टॉपिक था, लेकिन मैं वहां पे आपको बताया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन पार्ट होते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जिनको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको आप कैबिनेट कह सकते हैं। लेकिन कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट हो गया या फिर स्टेट मिनिस्टर हो गया या फिर जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है जिन मिनिस्ट्री को, वो भी इसमें आते हैं। और इनके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब मैं पढ़ाया था उसी वक्त ये बात आई थी यूनियन एग्जीक्यूटिव की, जहां पे मैंने आपको बताया था यूनियन एग्जीक्यूटिव में कितने लोग होते हैं। अब आ जाइए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल नंबर 54 में इनका वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 54 बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से कराया जा सकता है। सबसे पहली बात क्या है, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि उनका जो प्रत्यक्ष रूप से उनका इलेक्शन, प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव नहीं होता है। तो उनका चुनाव किनके दूर कैसे होता है, उनका चुनाव एक इलेक्ट्रोल कलीग के थ्रू होता है। यानी इलेक्ट्रोल कलीग यानी कि मान लीजिए कि कुछ लोग मिल करके ही उनका चुनाव करते हैं। तो कैसा उनका चुनाव होता है, उनका चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है हिंदी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह हो गया कि वह हर एक राज्य के कुछ अनुपात को लेकर के प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, वह किसी सांसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आम जनता इन्वॉल्व नहीं होती है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं एकल संक्रमणीय मत। अब ये एकल संक्रमणीय मत क्या है मैं आगे बताता हूं, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रिकल कलीग, यानी कि मान लीजिए एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप मिलकर के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो उस ग्रुप में कौन कौन लोग आते हैं, उस ग्रुप में आते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ध्यान रखिएगा ये वर्ड को, इलेक्टेड मेंबर यानी कि ऐसे मेंबर जो चुन करके आए हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा में चुन करके आए हुए हैं, यानी जिनकी इलेक्शन हुई और जो जीत करके आए हैं उसको कहते हैं इलेक्टेड मेंबर। ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में 2 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, और राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। उनको वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो डायरेक्ट आ जाते हैं, है ना, जिसको कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री, वैसी वाली चीज होती है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि राज्य का जो विधानसभा होता है, उस विधानसभा में भी कौन से मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यानी कि जो चुनाव जीत के आए हुए होते हैं, ऐसे मेंबर
पार्टिसिपेट करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जिन स्टेट में, जिस राज्य में विधान परिषद होती है, विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद आता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के इलेक्टेड मेंबर। लेकिन ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि इसी दो केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। बाकी सारे केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, है ना। वहां पे डायरेक्ट केंद्र का शासन होता है बाय यूजिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कोई दिक्कत है? क्लियर? आगे चलूं? चलिए, अभी जैसे कि मैंने यहां पे कहा है, इनका वोटिंग कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल संक्रमणीय मत। इसके बारे में मैं बताता हूं कि एकल संक्रमणीय मत क्या होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि हर एक स्टेट का अपना एक प्रपोर्शन होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रपोर्शन है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और सिक्किम का सबसे कम है क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है। सिक्किम है, हाँ सिक्किम ही है। ठीक है, आ जाइए हम बात करते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम एमएलए कहते हैं। राइट? तो अब जो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी इनके वोटों की वैल्यू होगी, यानी कि एक एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होता है। जैसे कि जब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जहां पर आप वोटिंग करने जाते हैं, तो आपके वोट की वैल्यू एक होती है, यानी आपने एक वोट दबाया तो उसका काउंट होता है एक वहां पे मशीन में। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हर एक एमएलए का और हर एक एमपी का अब उनके वोट की एक वैल्यू होती है, और वो डिपेंड करती है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उस स्टेट के पॉपुलेशन के ऊपर इनका डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, आ जाइए। और दूसरी बात, इनका इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होता है, इनका इलेक्शन बैलेट पेपर से होता है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ अ एमएलए, यानी कि एमएलए के वोट की क्या वैल्यू होती है। तो मान लीजिए कि कोई एमएलए बिहार से बिलोंग करता है, तो उस बिहार के पॉपुलेशन का, यानी बिहार का टोटल पॉपुलेशन, कुल आबादी वहां की कितनी है, उसको आप उसका एक आंकड़ा ले लीजिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इस बिहार के विधानसभा में टोटल कितने मेंबर हैं जो कि इलेक्शन लड़ करके चुनाव जीत करके आए हैं। तो बिहार का टोटल पॉपुलेशन को किन से डिवाइड किया जाएगा? टोटल मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स हैं। मान लीजिए कि बिहार का जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए 100 है, 100 लोग हैं। ठीक है, और टोटल जो मेंबर हैं उसमें से जो जीत करके आए हैं वो है 10। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 होगा इनटू 1/1000, यानी वहां के एक एमएलए की जो वैल्यू होगी वोटिंग की, उसका फॉर्मूला ये है। 100 क्या है? यहाँ पे पॉपुलेशन है उस स्टेट का। 10 क्या है? 10 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य के विधानसभा में टोटल कितने लोग, कुल कितने लोग जीत करके आए हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बता दीजिए? क्या आंसर आया? 1/100, है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि एमएलए का, एक एमएलए का वोट की वैल्यू कितनी होगी? 1/100। ये एक एमएलए के वोट की वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरी बात हम आते हैं वोट, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू कितनी होगी। सो टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, यानी कि भारत में जितने भी स्टेट हैं, वो सारे स्टेट के सारे एमएलए के वोट की टोटल वैल्यू को ऐड किया जाएगा। उसके बाद उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ अ एमपी। ठीक है, ये दोनों चीज हो गया, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। यही दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बाकी कोई नहीं आता है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए, जैसे कि मान लीजिए जो आम चुनाव होता है, उसमें चुनाव जीतने के लिए क्या होता है? जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो विजेता कहलाएगा।
लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक फिक्स्ड आंकड़ा होता है, एक फिक्स्ड नंबर होते हैं कि जो इस नंबर तक पहुंच गया वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो वो एक फिक्स नंबर क्या होता है, यानी कि यदि आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतना है तो आपको इस नंबर तक पहुंचना ही पड़ेगा, आपके वोट्स में इतना नंबर आने ही चाहिए, तब जाकर के आप प्रेसिडेंट बन पाएंगे। तो क्या है, कोटा, उनका एक कोटा होता है। तो क्या होता है, वोट कोटा ऑफ वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट इलेक्शन का कोटा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1। ये एक फॉर्मूला है। इसका क्या मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि टोटल कितने वैलिड वोट्स पड़े हैं। मान लीजिए कि टोटल वोट्स पड़े होंगे 100, डिवाइड बाय करेंगे 2 से, +1, यानी कि कितना हो गया 100 डिवाइड बाय 2, यानी कि 50, 50 + 1 51, यानी कि जिनको 51 वोट मिला है वो विजेता हो जाएंगे। अब इसमें एक और थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं। इसमें से भी क्या टेक्निकल चीजें हैं कि मान लीजिए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो आपको क्या करना है, यदि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर मतलब समझ लीजिए एक पेपर है, ठीक है। और मान लीजिए कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए 3 लोग खड़े हुए हैं, है ना, 3 पर्सन है, 1, 2 और 3। तो आपको वोटिंग कैसा करना है, आपको तीनों को वोट करना है, ठीक है। ध्यान रहे, आप किसी एक को वोट नहीं करने वाले हैं, आपको यहाँ पे तीनों को वोट करने वाला है। लेकिन आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप किनको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं उनको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। यानी कि उस पेपर में आपको क्या लिखा रहेगा, वरीयता कहते हैं हिंदी में, है ना, प्रेफरेंस को। यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप किनको देखना चाह रहे हैं, सेकंड प्रेफरेंस पे आप किसको देखना चाह रहे हैं, और थर्ड प्रेफरेंस पे आप किनको देखना चाह रहे हैं। इस तरह से आपको तीनों को वोट करना पड़ता है। लेकिन आपको वो वहां पे प्रेफरेंस देनी रहती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में हम इनको एज अ प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, तो आप वो वैसा वोट दे दीजिए। और ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है, यानी कि आपकी जो चिट्ठी कोई देख नहीं सकती है। बाद में जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, आपको इलेक्शन कमीशन में पढ़ा चुका हूं, आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, ठीक है। तो आपने वोट दे दिया, वोट काउंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब वोट की जब गिनती होगी तो वहां पे भी एक टेक्निकल चीज है। तो वहां पे क्या टेक्निकल चीज है, तो वो जब वोट की गिनती हो रही है तो सबसे पहले इस चीज को मिलान किया जाएगा कि कितने लोग हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस में किनको चाह रहे हैं। जैसे कि 3 लोग हैं अभी फर्स्ट प्रेफरेंस, और मान लीजिए कि वोट करने वाले लोग हैं 100। अभी इन 100 लोगों में से मान लीजिए कि 40 लोगों का पहला पसंद ये है, 40 लोगों का पहला पसंद ये है, बाकी जो लोग हैं उनका दूसरा और तीसरा पसंद ये रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, पहले 40 लोगों का पसंद ये है। मान के चलिए टेक्निकल चीजों में कि 100 में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 नंबर में, कि पहले जो 40 लोग हैं वो कैंडिडेट ए को पसंद कर रहे हैं। 20 लोग जो हैं, अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। अब आवाज आ रही है? हाँ, वो मेरा लैपटॉप ही स्विच ऑफ हो गया था।
कहां था फिर मैं? हाँ, तो मैं बता रहा था, कहां पे था, याद दिलाएंगे कोई मुझे? भूल गया मैं कहां पे था। हेलो। हाँ, वोट वैल्यू। तो क्या है वोट वैल्यू, क्या होता है वोट वैल्यू? कि देख लीजिए क्या हो गया, कि मान लीजिए कि 100 लोगों ने वोट दिया। ठीक है। कैंडिडेट अपने पास कितने थे? 3 कैंडिडेट थे, ए बी सी। इन 100 में से 40 लोगों की पसंद जो थी पहले ए पे थी, 20 लोगों की पसंद जो है वो बी है, और बाकी बच गए 20 नहीं, इसको 30 कर लीजिए, है ना, नहीं तो आंकड़ा खराब हो जाएगा। 35 लोगों की पसंद बी है, बाकी बच गए कितने? 25 लोग, इनकी पसंद सी है। ठीक है, क्लियर? 100 लोगों का वोट आया है, उसमें से 40 लोगों की जो पसंद ए है, 35 लोगों की पसंद बी है, और बाकी बचे हुए 25 लोग जो हैं उनकी पसंद सी है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस किनको मिल रहा है? इनको मिल रहा है। ये जीत जाएंगे क्या इलेक्शन? बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस तो इनको मिला है। इलेक्शन जीतेंगे क्या? नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि मैंने क्या बताया, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कोटा ऑफ वोट्स इन प्रेसिडेंट इलेक्शन इज टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं? 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50, 50 प्लस 1 यानी कि 51। यानी कि जिनको प्रेसिडेंट बनना है उनको जीतने के लिए 51 वोट्स चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है इनको? 40। ये जीतेंगे क्या? नहीं जीतेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनका चुनाव होता है ना। अब देख लीजिए अब क्या होगा इस सिचुएशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या था इसमें, एकल संक्रमणीय मत, यानी कि ट्रांसफरेबल वोट है, यानी कि वोट को ट्रांसफर करवा दिया जाता है। तो क्या ट्रांसफर करवा दिया जाता है? इसमें सबसे लोएस्ट वोट किनको मिला है? सबसे लोएस्ट वोट इनको मिला है सी को। तो ये जो है इनका जो वोट है वो ट्रांसफर करवा दिया जाएगा बी को। ठीक है, यानी कि इनसे जो ऊपर रहेंगे उनके वोट को, उनका प्रेफरेंस को ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। तो अब ये वोट चला जाएगा उनको, फिर से एक रिकाउंटिंग होगी, फिर उस रिकाउंटिंग में वोट का वैल्यू काउंट किया जाएगा कि किन्हीं को 51 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि मिल जाएगा तो इलेक्शन का जो डिसीजन रहेगा, जो डिक्लेरेशन आएगा वो आ जाएगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रेसिडेंट का। एक बार इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट जीत गए, तो उनका टेन्योर यानी कि आर्टिकल नंबर 56, उनका कार्यकाल कब तक वो रहेंगे, और उनके बाद आता है उनकी क्वालिफिकेशन यानी कि आर्टिकल नंबर 58। तो देख लीजिए, यदि कोई प्रेसिडेंट जीत गए तो वो 5 साल तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, जब तक वो अपने पद से इस्तीफा ना दे दे। ठीक है, तो जीतने के बाद 5 साल तक वो राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। उनके बाद जब 5 साल कंप्लीट हो चुका है, तब भी वो राष्ट्रपति बने रह सकते हैं जब तक कि दूसरी इलेक्शन ना हो जाए, है ना। यानी कि राष्ट्रपति की जो सीट है वो कभी खाली नहीं होगी। मान लीजिए कि चुनाव में देरी हो गया, कोई बात नहीं, 5 साल से उनका जो टाइम रहेगा वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट दोबारा एज अ प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो दोबारा भी चुन करके आ सकते हैं, है ना। सो ही कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड एंड देयर इज नो कैप ऑन हिज री इलेक्शन। नो कैप का मतलब ये हो गया कि वो कितनी भी बार वो प्रेसिडेंट जीत जीत कर आ सकते हैं, ऐसा उनका कोई वहां पे रुकावट नहीं है कि एक बार प्रेसिडेंट बन जाने के बाद दोबारा नहीं बन सकते हैं। उनके बाद उनका क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए? बहुत ही सिंपल चीज है, ये आप 9th 10th में जब आप नागरिक शास्त्र पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त भी पढ़े होंगे। क्या है? ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, है ना, कि वो भारत के क्या हो, नागरिक हो। हिज एज शुड बी अ मिनिमम ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल के हो कम से कम। उसके बाद ही शुड क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो अर्हताएं होती है, वो अर्हता, वो एलिजिबिलिटी उनके पास भी होनी चाहिए। उनके बाद he should not hold any office
of any office of profit under the central government, state government or any public authority। क्या है इसका मतलब कि वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते नहीं हो, जॉब करते ना हो, या फिर वो मेंबर ऑफ कोई भी लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली कहीं के भी मेंबर ना हो। लेकिन यदि वो मेंबर हुए और उनका और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और वो जीत के भी आ गए, तो क्या होगा? तो जिस दिन वो जीत करके आए, जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली, उसी दिन उसी पल उनको अपनी जो दूसरी जॉब है या दूसरा जो भी उनका पोजीशन है, वो पोजीशन से उनको परित्याग, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट लगाई जाती है, इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं नकुल? आर्टिकल नंबर 61 के तहत उनको इम्पीचमेंट लगाया जाता है। सॉरी, मैंने हिंदी नहीं पढ़ा आज। महाभियोग, यस, उनके ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। तो इम्पीचमेंट कैसे होता है, चलिए हम इम्पीचमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो देखिए, किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर यदि इम्पीचमेंट लगाया जाता है, तो इम्पीचमेंट लगाने का जो ग्राउंड होता है, जो कंडीशन होता है, वह है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि वो संविधान की अवहेलना करते हैं, तो यदि कोई राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करते हैं, तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलाया जा सकता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन यानी कि संविधान की अवहेलना का क्या मतलब है? देखिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अवहेलना, ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं कि द ओनली, ये दोनों आपको स्टेटमेंट एमसीक्यू में डायरेक्ट दे दिए जा सकते हैं। क्या है स्टेटमेंट? द ओनली कंडीशन फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नो डिफिनेशंस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार से संविधान की अवहेलना शब्द की कोई व्याख्या नहीं है। तो इसलिए हर बार जब भी इम्पीचमेंट लगाया जाएगा, कभी भी, जब अभी तक इम्पीचमेंट लगाया नहीं गया है, किसी इम्पीचमेंट अभी भी किसी के ऊपर, किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर अभी तक इम्पीचमेंट साबित नहीं हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया गया हो और उनको उनके पद से हटाया गया हो। अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? एक चीज तो आपने समझ लिया कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद प्रेसिडेंट के ऊपर इंपीचमेंट लगाया जाता है। दूसरी बात यहां पे यह भी क्लियर है कि इंपीचमेंट का कोई भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैव नो रोल प्ले इन इंपीचमेंट प्रोसेस। ये आपके एमसीक्यू के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा, सॉरी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इंपीचमेंट के प्रोसेस के टाइम पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट, इनका कोई काम नहीं होता है। यानी कि राष्ट्रपति को बनाने के लिए, राष्ट्रपति को चुनाव जिताने के लिए राज्य के विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने के टाइम पे उनका किसी भी रूप से योगदान नहीं होता है। किनका? राज्य के विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं, जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं, उनका इंपीचमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये भी आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है। उसके बाद nominated members of parliament have the right to deliberate and vote when resolution of impeachment is under considerations while they have no vote in election of president। क्या इसका मतलब हो गया? इसका मतलब यह है कि इंपीचमेंट के टाइम पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स जो हैं वो इंपीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा का कोई भी रोल, कोई भी योगदान नहीं था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने में वो वोट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंपीचमेंट का प्रोसेस एक रिजोल्यूशन, यानी कि रिजोल्यूशन को एक कहेंगे, एक शपथ, एक प्रार्थना पत्र कह सकते हैं, ये पार्लियामेंट में लाया जाता है।
तो ये जो रिजोल्यूशन है ये पार्लियामेंट के किसी भी सदन यानी कि कोई भी हाउस में लाया जा सकता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यदि आप लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 1/4 मेंबर्स का उसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए क्या होता है, मतलब रिजोल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए कि एक भारत का ये राजपत्र है, ठीक है, ये एक रिजोल्यूशन है, भारत का एक राजपत्र है, ये एक रिजोल्यूशन है जिसमें लिखा गया है अमूल राष्ट्रपति को हटाने की हो सकती, जो भी है हम उनको हटाना चाहते हैं क्योंकि इनका ये इन्होंने कुछ वायलेशन किया है। ये जो चीजें हैं ये पार्लियामेंट के टेबल पे रखी जाती है। पार्लियामेंट के टेबल यानी कि किसके डेस्क पर रखी जाएगी, यदि लोकसभा में हो रहा है तो स्पीकर के पास, राज्यसभा में हो रहा है तो चेयरमैन के पास, ठीक है, ये उनके ऊपर रखी जाएगी। लेकिन रखने से पहले, इस पेपर को रखने से पहले, इस पेपर के ऊपर 1/4 यानी कि 1/4 सदस्य जो हैं, यदि इसे लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य 1/4 मेंबर, और राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य वो मेंबर, उनका इसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए, प्रोसेस को समझिए कि मान लीजिए कि इसको लोकसभा में लाया गया, इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया को लोकसभा में आरंभ की गई है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं पे भी आरंभ की जा सकती है। मान लीजिए कि इसको लोकसभा में आरंभ किया गया है, एक ऐसा रिजोल्यूशन लाया गया है जिसको लोकसभा में रखा गया है, इसके ऊपर 1/4 मेंबर ऑफ लोकसभा का सिग्नेचर है। ठीक है, हमने इस रिजोल्यूशन को प्रेजेंट कर दिया लोकसभा में। उसके बाद इसके ऊपर बातें होंगी, इंपीचमेंट क्या है, क्यों लाया गया है, बातें होंगी। बातें होने के बाद जो भी चीजें हैं उनके बाद इनके ऊपर वोटिंग की जाएगी। एक चीज और, जब भी इंपीचमेंट लाया जाता है तो प्रेसिडेंट को 14 दिन के पहले ये नोटिस दे दी जाती है कि भैया हम आपके ऊपर इंपीचमेंट ला रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को बता करके इंपीचमेंट लाया जाता है, प्रेसिडेंट को बता करके उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, वो ड्यूरेशन क्या है, 14 डेज का ड्यूरेशन है, ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकते हैं, 14 डेज का ड्यूरेशन। तो लोकसभा के डेस्क पे रख दिया गया, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा हुआ, इसके बाद वोटिंग होगा, वोटिंग में 2/3 मेंबर की मेजोरिटी से इसको पास करवाना पड़ेगा। 2/3 मेंबर की मेजोरिटी से जब इसको पास करवा दिया जाएगा तब ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में फिर इसके ऊपर चर्चा होगी और राज्यसभा जो है इसकी जांच करेगा। ठीक है, लोकसभा में जो हमने इंपीचमेंट लाया है उस इंपीचमेंट में हमने कुछ पॉइंट लिखे होंगे कि प्रेसिडेंट ने ये वॉयलेट किया, ये वॉयलेट किया, ये वॉयलेट किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वॉयलेशंस है, यानी कि ये संवैधानिक अवहेलना है, संविधान की अवहेलना है, उनके द्वारा ये किया गया। तो जो भी आरोप लगाया जा रहा है राष्ट्रपति के ऊपर, उस आरोपों की जांच राज्यसभा करेगा, और राज्यसभा अपने जांच में यह पाता है कि अमुक जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे सही हैं, तो फिर वो फिर से इनके ऊपर वोटिंग करवाएंगे अपने राज्यसभा में, और वो वोटिंग भी वहां पे भी 2/3 मेजोरिटी से ये पास होनी चाहिए। जब ये 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाती है तो मतलब समझ लीजिए कि इंपीचमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, क्लियर। सेम प्रोसेस राज्यसभा में भी स्टार्ट किया गया, तो राज्यसभा में स्टार्ट किया जाएगा, राज्यसभा से चीजें लोकसभा में आएगी, लोकसभा फिर उसका जांच करेगा। यानी कि पहले क्या था, लोकसभा से राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने जांच किया, उसके बाद वोटिंग किया। सेम चीज राज्यसभा से लोकसभा में यदि आता हो तो पहले लोकसभा जांच करेगी, उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग होगा। ठीक है, और जब प्रेसिडेंट को पाया गया कि नहीं, इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सही साबित हो रहे हैं, तो उनको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट इन्वेस्टिगेटिंग हाउस पास द रिजोल्यूशंस। क्लियर, इंपीचमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे चलें। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अभी हमने देख लिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट को हम हटाने भी देख लिए। अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर और प्रेसिडेंट के पास क्या फंक्शन है। अभी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पूछेंगे प्रेसिडेंट की तनख्वाह कितनी होती है, क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में नहीं आते, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ बातें नहीं करूंगा। प्रेसिडेंट का है ना, बहुत लोगों को ये लगी रहती है उनकी सैलरी कितनी होती है, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता, तो ये सब यदि आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो पढ़ लीजिएगा। बाकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ऐसे फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। चलिए, पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है और क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला उनका है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है,
उनको पावर टू अपॉइंट, यानी कि वो अपॉइंट कर सकते हैं। किनको अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब मैं प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हेड ऑफ मिनिस्टर्स, हेड ऑफ कैबिनेट लिखा हुआ है, यानी कि हेड ऑफ कैबिनेट जो होते हैं वही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या फिर हेड ऑफ जो लोअर हाउस होते हैं वही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम उस चैप्टर में पढ़े थे, कैग के चैप्टर में पढ़े थे। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, फाइनेंस कमीशन और उसके मेंबर, यूपीएससी और उनके मेंबर्स, इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबर, चेयरमैन और मेंबर एससी और एसटी के, इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो यूटी के यानी दिल्ली और पांडुचेरी को छोड़ करके बाकी जितने भी यूटी हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, उनके लिए जो ऑफिसर्स होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू आता है। उनके बाद ये सारी चीजें होने के बाद कुछ चीजें याद रखिएगा, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद वो चाहे या नहीं चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यापार को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यापार को बनाने के लिए थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बनाया जा सकता है, वो चाहे तो। किस लिए? ताकि उनका बिजनेस अच्छे से चल सके, बिजनेस सुचारू रूप से चल सके। ये उनका एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। दूसरा आता है लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि कानून बनाने से संबंधित उनके पास क्या क्या पावर है। तो देखिए, कानून बनाने से संबंधित भी उनके पास कुछ पावर है। क्या है पावर? वो चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। उनके बाद वो चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर भी मैंने पहले के लेक्चर में चर्चा की है कि ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है ना। यानी कि दो लोकसभा और राज्यसभा जो अपने अपने हाउस में होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है उनकी ज्वाइंट सिटिंग बुला दी जाती है। उनके बाद इनके पास लेजिस्लेटिव पावर ये भी होता है कि जैसे कभी भी री इलेक्शन होता है, कभी भी जब नया आम चुनाव होता है, तो आम चुनाव होने के बाद जो पहला जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उनका संबोधन प्रेसिडेंट करते हैं, उनको एड्रेस प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। सो ही एड्रेस द इंडियन पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। ही अपॉइंट स्पीकर को अपॉइंट वो करते हैं, ये उनका लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। ये उनका एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, क्योंकि स्पीकर का काम एग्जीक्यूटिव नहीं है। स्पीकर जो है वो लेजिस्लेटिव से जुड़े हुए हैं, वो विधायी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। सो ही अपॉइंट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। उनके बाद प्रेसिडेंट जो है ही नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के 12 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं। कौन से सदस्य? वही सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि में जिन्होंने कुछ श्रेष्ठ काम किया हो, कुछ अच्छा काम किया हो, तो उनको वहां पे नॉमिनेशन की जा सकती है। ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है। उनके बाद he recommends और परमिट्स इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ बिल, यानी कि वो बिल का इंट्रोडक्शन देते हैं कि टू रीड और हाउ अ बिल इज पास्ड इन इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। चेक द लिंक आर्टिकल्स। ही प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस, यानी कि वो, हाँ अभी ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वो ऑर्डिनेंस को क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा हम ऑर्डिनेंस देख लेते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। क्या होता है ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस की बारे में बहुत बार चर्चा भी हुई है, न्यूज में कोई मुझे बताएगा। देखिए, ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। आर्टिकल नंबर 123, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 123 प्रेसिडेंट को यह पावर देता है, प्रेसिडेंट को यह शक्ति देता है कि वे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश तब लाई जाती है, ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं, ठीक है। कोई भी बिल को पास करने के लिए दोनों हाउस का फंक्शन में होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बिल
लॉ तभी बनता है, कोई भी बिल, अधिनियम तभी बनता है, कोई भी बिल, कानून तभी बनता है जब वो दोनों हाउस से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट उनको साइन करके उनको लॉ बना देते हैं, उनको अधिनियम बना देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में से कोई एक चल नहीं रही है, ठीक है, या फिर देखिए पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो तो डिफाइन होता है, विंटर सेशन, समर सेशन, मानसून सेशन, और बीच में कभी सरकार को जरूरत पड़ गया कि नहीं ये कानून बनाना ही चाहिए, तो उस कानून को बनाने के लिए वो 2-3 महीने का इंतजार नहीं कर सकती कि जब 2-3 महीने के बाद जब पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा उस वक्त हम बिल लाएंगे, उसको पास करवाएंगे, है ना। उनके पास वो टाइम नहीं होता है। ये जल्दबाजी वाली मामला है। कभी कभी जब जल्दबाजी में कोई बिल पास करवाना होता है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू इस बिल को पास करवाया जा सकता है। पहला चीज, ये पहला कंडीशन क्या था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी सेशन का टाइम नहीं है, ठीक है, और सरकार को लगता है कि नहीं ये बिल पास करवाना बहुत जरूरी है, तब वो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं और प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप अध्यादेश जारी कीजिए। तो प्रेसिडेंट को लगेगा कि नहीं अध्यादेश सच में जारी किया जाना चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 123 उसको पावर देता है कि वो अध्यादेश जारी कर दे। यानी कि बिल बनाने, कोई भी अधिनियम बनाने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा चल ही नहीं रही है, तो डायरेक्ट जो बिल का जो पेपर है, जो बिल का जो कागज है, वो सीधा किनके पास गया? वो सीधा प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट ने साइन किया, साइन करके उसको कानून बना दिया। तो इस तरह के कानून को बनाने के लिए, इस तरह का जो कानून बनता है उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है, उन्हें अध्यादेश कहा जाता है। क्लियर? और इसी ऑर्डिनेंस, इसी अध्यादेश का दुरुपयोग भी होता है। क्या दुरुपयोग होता है? सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो हमारा ये बिल पास नहीं हो पाएगा, ओपोजिशन वाले इनका विरोध करेंगे, तो पार्लियामेंट का सेशन अभी होने में 4 महीने बाकी है, तो चलो इसको पास करवा दो, 4 महीने में देख लेंगे, बहुत सारी चीजें बदली जा सकती है। एक ये किया जा सकता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि लोकसभा नहीं चल रहा है, सिर्फ राज्यसभा चल रहा है, लोकसभा भंग हो चुका है किसी कारणवश और राज्यसभा चल रहा है, या फिर राज्यसभा चल रहा है और लोकसभा भंग हो चुका है, तो ऑर्डिनेंस पास करवाने के लिए कोई भी जो है सेशन, यानी कि सॉरी कोई भी हाउस यदि नहीं है तब भी ऑर्डिनेंस पास करवाया जा सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, है ना, जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था जिसमें मैंने आपको इमरजेंसी के बारे में बताया था। इमरजेंसी के बारे में जब मैं बातें कर रहा था तो आपको मैंने 38 अमेंडमेंट के बारे में बताया था। 38 अमेंडमेंट 1975 में लाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, और ये वही टाइम था जब, एक मिनट, ये वही टाइम था जब केंद्र में या पूरे देश में इमरजेंसी लागू थी, और इमरजेंसी लागू होने के कारण जितने भी ओपोजिशन वाले लीडर थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था। और 38 अमेंडमेंट उस टाइम पे लाया गया था, और उस टाइम पे 38 अमेंडमेंट में यह बताया गया था कि प्रेसिडेंट जो भी अध्यादेश लाते हैं, जो भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा, यानी कि उनके डिसीजन के ऊपर कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता, उनके डिसीजन के ऊपर कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता, यानी कि उसको जुडिशरी रिव्यू से परे रखा गया। समझ रहे हैं आप? कि मान लीजिए कि एक टाइम ऐसा है कि जब सेशन नहीं चल रहा है और प्रेसिडेंट जो है वो कोई ऐसा बिल पास कर दिए जो गलत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है, तो यदि कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशनली कोई रॉन्ग काम करते हैं तो उसके लिए कानून आपको सजा देती है। कानून कब सजा देगी? जब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जब ये प्रूफ होगा तब जाकर के कानून उनको सजा देगी। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता है? क्योंकि इंदिरा गांधी चाह रही थी कि जितने भी बिल हो ये सब अभी ही इमरजेंसी में पास करवा दिया जाए, ताकि बहुत सारे बिलों को वो कानून बना सके और वो अपने तरीके से राजपाट जो भी है उनका चला सके। तो ये 38 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, इसमें जब भी कभी प्रेसिडेंट अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो उनके डिसीजन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, उनके डिसीजन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हुई,
1978 में जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर से अमेंडमेंट हुआ। वो अमेंडमेंट था 44 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978। उसमें जो 38 अमेंडमेंट की जो बातें थी उस बातों को पलट दिया गया। यानी कि अब प्रेसिडेंट कोई अध्यादेश, कोई ऑर्डिनेंस लाते हैं तो उनके ऑर्डिनेंस, उनके अध्यादेश के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने अध्यादेश ला दिया, वो बिल बन गया, वो कानून बन गया। कानून बनने के बाद जैसे ही नई लोकसभा फॉर्मेशंस में आ जाएगी, यानी जैसे ही लोकसभा अस्तित्व में आ गई या फिर लोकसभा का सेशन चालू हो गया, तो उस ऑर्डिनेंस को लोकसभा में रखा जाएगा। और रखने की जो ड्यूरेशन है वो है 6 वीक, यानी कि विद इन 6 वीक जो है, 6 सप्ताह के भीतर जो भी आपने ऑर्डिनेंस पास करवाया है उस ऑर्डिनेंस को आपको लोकसभा के समक्ष रखा जाएगा और लोकसभा में उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाएगी। यदि लोकसभा वोटिंग करके उसको पास करती है तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको पास करती है तब वो कानून तो वैसे से था ही, तो प्रेसिडेंट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि लोकसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसी दिन से जो ऑर्डिनेंस का जो भी प्रावधान है वो सारे खत्म हो जाएंगे। और यदि कोई गवर्नमेंट विद इन 6 वीक, 6 सप्ताह के अंदर लोकसभा चालू होने के बाद उस बिल को, उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने नहीं रखेगी तो ऑटोमेटिक वो जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसका कोई भी प्रावधान, कोई भी कानून जो है वो नियम में नहीं आएगा। क्लियर? ऑर्डिनेंस तक कोई डाउट? हाँ पूछिए ना। नहीं नहीं, पार्लियामेंट की कोई भी, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। देखिए, आप राज्यसभा में रखिए, राज्यसभा के बाद फिर से वो लोकसभा में ही आएगा। आप पार्लियामेंट में रख सकते हैं, ठीक है? तो आप ये वर्ड को करेक्ट कर लीजिए, पार्लियामेंट, ताकि आपका वो कंफ्यूजन ना हो, लोकसभा या राज्यसभा। किसी भी हाउस में ला सकते हैं, ठीक है? अरे वाह शुभम, तेरा टाइपिंग काम कर गया, टाइप कर रहा है तू। क्लियर? तो जब भी लोकसभा राज्यसभा में कंफ्यूजन होता है ना, तो वहां पे आप पार्लियामेंट वर्ड यूज कर लिया कीजिए। एक्सटेंड नहीं करा सकते मतलब? क्या मतलब एक्सटेंड? चलिए आगे चलें। लेजिस्लेटिव पावर समझ में आ गया। आगे आते हैं फिनेंशियल पावर। ऑर्डिनेंस सर खत्म होने के बाद फिर से एक्सटेंड नहीं कर सकते क्या? ऑर्डिनेंस खत्म कैसे होगा? ऑर्डिनेंस का कोई वैलिडेशन थोड़ी रहता है कि ऑर्डिनेंस 6 महीने तक चलेगा, साल भर तक चलेगा। आपने कोई कानून बना दिया तो वो कानून तब तक चलता रहता है जब तक उस कानून को भंग ना किया जाए, उस कानून को खत्म करने के लिए कोई दूसरा कानून ना बनाया जाए, ठीक है? तब तक वो कानून चलता रहेगा। लेकिन ये वो ऑर्डिनेंस है, यानी वो समान प्रक्रिया से कानून नहीं बनाया गया है। कानून बनाने की एक डिफाइन, एक परिभाषित, एक सामान्य प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया ये है कि उसे पार्लियामेंट से पास करवा के प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन आपने पार्लियामेंट से पास नहीं करवाया क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। आपने डायरेक्ट प्रेसिडेंट से अप्रूव करवा लिया, इसलिए उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। लेकिन जब आपने ऑर्डिनेंस पास करवा करके कोई आपने लॉ फॉर्म कर दिया है, तो जब भी पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो वो जो लॉ है, जो भी बिल है, उसको आप पार्लियामेंट सेशन में रखेंगे। पार्लियामेंट जब उसको पास करेगी तब वो कानून बनेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए, फाइनेंशियल पावर ऑफ बिल। तो टू इंट्रोड्यूस मनी बिल हिज प्रियर रिकमेंडेशन इज मस्ट, यानी कि जब भी कभी लोकसभा में मनी बिल को लाया जाता है तो वो बिल मनी बिल है या नहीं, सॉरी मनी बिल है या नहीं ये चीज नहीं, मनी बिल को लाने से पहले प्रेसिडेंट से पहले प्री अप्रूवल लेना पड़ता है। धन विधेयक लाने से पहले प्रेसिडेंट से प्री अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रेसिडेंट जब इनको अप्रूव करता है, वो कहते हैं कि हाँ ये विधेयक धन विधेयक है, तो वो उनको पास करवाते हैं। धन विधेयक क्या है इसके ऊपर हम बाद में आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी से ध्यान रखिए। हिकाउस यूनियन बजट, यानी कि जो
यूनियन बजट होता है जो साल में एक बार आते हैं, ही कॉल्स यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के सामने यूनियन बजट को वो रखवाते हैं। टू मेक डिमांड फॉर ग्रांट्स हिज रिकमेंडेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट, यानी कि कोई भी ग्रांट मंगवाने के लिए, कोई भी अनुदान मंगवाने के लिए उनकी रिकमेंडेशन सबसे जरूरी होती है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज अंडर हिज कंट्रोल, कॉन्टीजेंसी फंड जो होते हैं वो उनके कंट्रोल में होते हैं। और फाइनेंस कमीशन को वो हर 5 साल में वो फॉर्मेशन करते हैं। ये वाली चीज हमने फाइनेंस कमीशन वाले चैप्टर में पढ़ लिया। उनके बाद कुछ जुडिशियल पावर भी उनके पास होती है, कुछ न्यायिक शक्ति भी उनके पास होती है। तो वो कौन सी न्यायिक शक्ति है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट जजेस, उनके ऊपर मतलब वो अपॉइंट करते हैं। ही टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस लेते हैं टाइम टू टाइम कि देश कैसा चल रहा है, देश में जो कानून है वो सही है क्या नहीं, जो भी उनकी जो भी मन मर्जी हो वैसा। उनके बाद क्षमा याचना, यानी कि जब भी उनके पास क्षमा के लिए आप जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 72 ही हैज बीन कन्फर्ड विद पावर टू ग्रांट पार्डन अगेंस्ट पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, पनिशमेंट बाय मैरिटल कोर्ट और डेथ सेंटेंस, यानी कि मृत्यु दंड की सजा को वो चाहे तो कम कर सकते हैं या घटा सकते हैं, या फिर सैन्य अदालतों से जो भी सजा मिली है उस सजा को वो कम या घटा सकते हैं। जो भी किसी को भी पनिशमेंट मिला उस पनिशमेंट को वो कम या घटा सकते हैं। तो ये सारी उनके पास शक्ति है। उनके बाद कुछ डिप्लोमेटिक पावर है। डिप्लोमेटिक पावर ये है कि भारत का जितना भी काम होता है वो सारा काम उनके नाम के नीचे ही होता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम के नीचे ही होता है। इंटरनेशनल जितनी भी टेरिटरीज होती है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जितने भी संधि होते हैं, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, डेट आर अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड इन हिज नेम, हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स। उनके बाद मिलिट्री पावर है। उनको क्या है मिलिट्री पावर? ही इज द कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। उसमें चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयरफोर्स प्रेसिडेंट होते हैं। उनके बाद प्रेसिडेंट का नाम कहां लिखा होता है पासपोर्ट में? पासपोर्ट में लिखा होता है भारत के गणराज्य। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 1, 2, 3 बता दिया है मैंने शायद आपको पूरा, इसके बारे में तो पूरा टॉपिक ही ले लिया है मैंने। इनके बाद उनके पास वीटो पावर होता है। चलिए थोड़ा इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे, वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर हिंदी में भी कहते हैं इसको वीटो शक्ति। अभी देखिए, जब भी कोई लॉ बनाना हो, कोई बिल पास करवानी हो, तो उनकी प्रक्रिया क्या होती है कि वो बिल पार्लियामेंट से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास आते हैं। तो जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आते हैं तो प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर होता है। क्या होता है वो वीटो पावर? अंडर आर्टिकल 111 कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को वीटो पावर दिया है। क्या है वो वीटो पावर? तो जब भी कोई बिल पार्लियामेंट से निकल करके प्रेसिडेंट के पास आती है तो प्रेसिडेंट के पास तीन पावर होती है। एक, उस बिल को वो अपने पास रख ले, उसके ऊपर कोई डिसीजन ही ना ले। दूसरा, उस बिल को वो रिजेक्ट कर दे। और तीसरा, उस बिल को वो पास कर दे। ठीक है, जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आया, मान लीजिए ये बिल है, ये बिल प्रेसिडेंट के पास आया, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इस बिल को अपने पॉकेट में डाल लेंगे। मतलब इस बिल के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेना है। पॉकेट में डालने का मतलब ये है कि उस बिल को उसने रख लिया, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि इस बिल को पॉकेट में उन्होंने रख लिया। एक ये काम किया उन्होंने। दूसरा काम क्या किया? इस बिल पे उन्होंने साइन किया और इस बिल को पास कर दिया। अब ये बिल लॉ बन गया। ठीक है। तीसरा क्या है? ये जो बिल आया वो बिल को पढ़े, शायद कुछ उनकी असहमति हो, असहमति हो, हिंदी में क्या कहेंगे उनको, सहमत नहीं है वो, शायद उनको कुछ सहमति नहीं है उस बिल से। तब क्या होगा? इस बिल पे वो अपना रिमार्क लिखेंगे कि इस बिल पे कुछ चेंज किया जाए या इस बिल पे ध्यान दिया जाए। जो भी उनका रिमार्क रहेगा वो रिमार्क फिर से वो पार्लियामेंट के टेबल पे भेज देंगे। ठीक है। ये तीन उनके पास पावर है। एक तो इस बिल के ऊपर कोई डिसीजन ना देना, इस बिल को पास कर देना, इस बिल को रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट मींस फिर से पार्लियामेंट के पास भेज देना।
ध्यान रखिएगा, रिजेक्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि इस बिल को रिजेक्ट कर दिए, मतलब इस बिल का कुछ काम नहीं है। रिजेक्शन का मतलब ये हुआ कि इस बिल को वो रिजेक्ट करके फिर से पार्लियामेंट के पास भेज दिया गया है। फिर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इस बिल में चेंज करके प्रेसिडेंट को देगी देगी इसका मतलब ये हुआ, ये पॉसिबिलिटी है, पार्लियामेंट को लगे कि नहीं ये बिल में तो सारी चीजें हमारे मन मुताबिक ही है, प्रेसिडेंट जो बोल रहे हैं वो ऐसे ही बोल रहे हैं, इनका कुछ काम नहीं है, इनको थोड़ी मस्ती चढ़ी होगी इसलिए वो ऐसा कुछ करना चाह रहे होंगे। तो वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट फिर से उस बिल को हूबहू वापस कर देंगे प्रेसिडेंट के पास। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी कभी प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट के पास रिजेक्ट करके भेज देती है और पार्लियामेंट उसके ऊपर बिना कोई डिसीजन लिए या बिना कोई चेंज किए फिर से सेम बिल के कॉपी को प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, तो अब प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं बचता है, प्रेसिडेंट को इस बिल के ऊपर सिग्नेचर करना ही पड़ता है। क्लियर? लेकिन प्रेसिडेंट ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, ये बहुत ही अपमानजनक बात होती है किसी भी सरकार के लिए। तो इसलिए जब भी कभी प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट कर देती है तो हमेशा यही होता है कि या तो वो बिल लैप्स हो जाता है या तो उस बिल में जो भी चेंजेस रहते हैं वो प्रेसिडेंट के साथ सुलह करके चेंजेस करवा दिए जाते हैं। तो तीन तरह के वीटो हैं, अब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। इस वीटो को हिंदी में क्या कहते हैं मैंने इस पेपर में लिखा है, मुझे देखने दीजिए। अत्यांतिक वीटो कहते हैं अब्सोल्यूट वीटो को, सस्पेंशन वीटो को कहते हैं निलंबनकारी वीटो, और पॉकेट वीटो को कहते हैं पॉकेट वीटो। है ना? आप लोग बोलेंगे कि सर को कुछ आता नहीं, सर पेपर देख करके पढ़ाते हैं। पेपर में हिंदी लिखी रहती है, कुछ वर्ड जो मुझे समझ में नहीं आती है, बाकी चीजें मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, चिंता मत कीजिए। तो अब्सोल्यूट वीटो को कहते हैं अत्यांतिक वीटो, और दूसरा हो गया निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी यानी कि वो सस्पेंड कर दिए, और तीसरा है पॉकेट वीटो यानी कि उस वीटो को उसने पॉकेट में रख लिया, कोई डिसीजन नहीं दिया। ठीक है? क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? एक चीज और इसमें मैं जोड़ता हूं, ठीक है? अब मैं जोड़ता हूं, अब थोड़ा मैं एक सीन लाता हूं राज्यपाल का, यानी कि स्टेट के गवर्नर का। सेंटर में जब कोई लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट से पास होकर के बिल प्रेसिडेंट के पास आता है। स्टेट में कोई लॉ बनाना है तो स्टेट के असेंबली से पास होकर के वो बिल गवर्नर के पास आता है। तो जब बिल गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर के पास चार पावर होते हैं। जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट के पास तीन पावर रहते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। प्रेसिडेंट, अब गवर्नर के पास चार पावर है, वो चार पावर, ये तीन पावर उनके पास भी है, टन टन टन, ये तीनों पावर उनके पास है। चौथा पावर ये है कि गवर्नर चाहे तो उस बिल को भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, आर्टिकल नंबर 201 के तहत। आर्टिकल नंबर 111 प्रेसिडेंट को पावर देता है ये तीन काम करने का। आर्टिकल नंबर 200 गवर्नर को पावर देता है ये तीन काम प्लस एक और चौथा काम करने का, यानी कि उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देने का। ठीक है? और वो आर्टिकल 201 में मेंशन है। अब मान लीजिए राज्य विधायिका से कोई बिल पास हुआ, वो बिल गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने ये तीनों डिसीजन नहीं लेकर के चौथा डिसीजन लिया, उस बिल को वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिए। जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट के पास फिर से आर्टिकल नंबर 201 में ये तीन पावर उनके पास है। क्या तीन पावर है? उस बिल पे वो साइन करेंगे और साइन करके उस बिल को भेज देंगे गवर्नर के पास, गवर्नर उस बिल को भेज देंगे स्टेट असेंबली में। ठीक है? क्लियर? तो वो बिल लॉ बन जाएगा। उनके पास प्रेसिडेंट ने यदि चाहा पॉकेट वीटो करने का, यानी कि उस वीटो को वो अपने पास रख लेंगे, मतलब उस बिल को अपने पास रख लेंगे, उस बिल पे सहमति असहमति वो कुछ देंगे ही नहीं। देखिए सहमति, अभी किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा उस पर कुछ टाइम है क्या, मतलब वो कितने दिन तक वो सहमति असहमति नहीं कर सकते, कितने दिन तक वो डिसीजन नहीं दे सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसीजन देने का टाइम कहीं पे भी मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट जब तक चाहे उस बिल को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है? कोई टाइम मेंशन नहीं है।
लेकिन पार्लियामेंट वाले केस में क्या था, बिल प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को बिल भेजा, पार्लियामेंट ने बिना चेंजेस किए हुए फिर से उसी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा। प्रेसिडेंट के पास अब कोई चारा नहीं है, प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना ही पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव से निकल करके आ रहा है, यानी कि राज्य के विधानसभा से निकल करके आ रहा है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करके उस बिल को फिर से स्टेट के असेंबली में भेजा, स्टेट असेंबली ने फिर से उस बिल को वापस दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा, उसमें चेंजेस या चेंजेस ना करके, तो प्रेसिडेंट के पास अभी यहां पे एक और पावर आ जाती है कि प्रेसिडेंट के पास अब ये पावर है कि प्रेसिडेंट चाहे तो फिर से इस बिल को अपने पास ही रख सकती है। पहले वाले केस में क्या था, पार्लियामेंट वाले केस में प्रेसिडेंट को कुछ भी करके उस बिल को फिर पास करना ही पड़ता था, यानी कि दोबारा वो बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन स्टेट असेंबली से जब कोई बिल दोबारा आती है प्रेसिडेंट के पास, तब फिर से प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नो डाउट, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, बताइए इसका आंसर। प्रिया आप आंसर बताओ इसका, चलो नकुल आप मत बताइएगा। नहीं बता सकते। और दूसरा कोई, नकुल के अलावा कोई और बताएगा आंसर? अब नकुल आप बताइए। बहुत ही सिंपल, अभी जो हमने पढ़ा है वही चीज है, देख लीजिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। ओनली वन में क्वेश्चन मार्क? अरे क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा हूँ दीपशिखा। सो क्या है क्वेश्चन? द प्रेसिडेंट shall मेक रूल्स for the more convenient transaction of business of the government of India and for allocations among minister of the said business। देखिए स्टेटमेंट काफी लंबा है, हमने यहां तक पढ़ा है। अभी का जो मैंने आपको पढ़ाया, ये पढ़ाया आपको कि प्रेसिडेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए उनके बिजनेस को स्मूथ करने के लिए वो काम कर सकते हैं। एडिशनल्स में जोड़ा गया, ठीक है, एडिशनल जोड़ा गया, तो किससे जोड़ा गया? अमंग मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स भी क्या है, वो यूनियन गवर्नमेंट के ही पार्ट है, तो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, क्या पूछा गया, आर करेक्ट पूछा गया ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन सेकंड, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। गलत है ना, नेम ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो लिए जाते हैं। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन क्या है, ए सही है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस इन इंडिया। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, ओनली व्हेन। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी क्वेश्चंस में ओनली वर्ड आ जाए तो समझ जाइए वो स्टेटमेंट गलत ही होगा। यूपीएससी हमेशा जब भी ओनली पूछ ले तो समझ जाइए कि वो आंसर गलत ही है। वैसे इसमें समझने वाली कुछ बात नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, या तो लोकसभा सेशन में रहेगा या राज्यसभा सेशन में नहीं रहेगा, या फिर दोनों सेशन में नहीं रहेगा। उस सिचुएशन में जो ऑर्डिनेंस है, जो अध्यादेश है, उसको लाया जा सकता है। तो यहाँ पे ओनली बोथ लिखा हुआ है, इसलिए रॉन्ग है। द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ, इट कैन बी क्वेश्चन। इंदिरा गांधी ने 38 में अमेंडमेंट ला करके 38 अमेंडमेंट ला करके
इसको कैन, एक मिनट सॉरी, कैन नॉट लिखा हुआ है, एक मिनट। द डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी क्वेश्चन, हाँ कैन नॉट बी क्वेश्चन है, ये 38 अमेंडमेंट का पार्ट था, लेकिन इसके बाद 44 अमेंडमेंट आया, उसमें ये खत्म हो गया, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू, ठीक है, इट कैन बी क्वेश्चन। आगे आइए, द इलेक्ट्रल कलीग फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, बताइए, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। आंसर आया क्या, ए, हाँ, द इलेक्ट्रल कलीग फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, आंसर ए। हाँ, क्या आंसर में, ए में क्या है, वन और टू दोनों आ रहा है ना, टू है क्या, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप लोग ना पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ते अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैंने खुद लिखा है, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो रोल, बताया भी था आपको, विधानसभा सिर्फ है, विधान परिषद काम नहीं करता है ना, कैसे काम कर सकता है विधान परिषद, सभी स्टेट में थोड़ी ना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, गवर्नर ऑफ स्टेट तो है ही नहीं, उनका कुछ काम ही नहीं है, सबने फटाफट फटाफट आंसर ए डाल दिया, हाँ, यही है तुम लोग। मजा नहीं आ रहा फिर आप लोग को पढ़ाने में मुझे। हम्म, फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, मुझे एक चीज पूछना था आप लोगों से, कोई इसमें से ऐसे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश काफी अच्छे से आती हो, जो हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी करना जानते हो, है कोई ऐसा, उनको मैं जॉब पे रखूंगा, पेमेंट भी दूंगा, डोंट वरी, वर्क फ्रॉम होम होगा, आप घर से काम कीजिए, और लेकिन आप तो ऑलरेडी फुल टाइम जॉब पे है ना नकुल जी, कोई ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई खत्म की और वो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप ये भी कर दीजिए, आपका एक ये भी पार्ट हो जाएगा, और इसमें मैं आपसे वही करवाऊंगा जो यूपीएससी से रिलेटेड है, आपको अपना नोट्स ही हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में करवाऊंगा, और उसके लिए आपको इनकी जो मेहनताना है वो भी आपको मिलेगी। कोई है तो मुझे बता दीजिएगा आप लोगों में से, उसके लिए मैं आपको गाइड भी करूंगा कैसे किया जाता है, और आगे करंट अफेयर्स के मुझे नोट्स बनवाने हैं, तो करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताऊंगा, और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में आपको चीजें करनी है, बस और कुछ नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, बताइए। डी, he should have completed 35 years of age, सही। he should not hold any office of profit under the union government, सही। he should be qualified for the election of member of lok sabha, सही। 1 2 3 सही, ठीक है, डन, प्रेसिडेंट का चैप्टर कंप्लीट, क्लियर, ओके।
जो बच्चे मेरा रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं वो भी ध्यान दें, जिनको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करने में कंफर्टेबल हो, वो मुझसे संपर्क करें। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। गुड नाइट, मिलते हैं परसों। कल संडे है, कल मुझे बाहर जाना है। बाय बाय। यस।